प्रकार से जो है ना क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोगों का ट्रेंड बदल रहा है। पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब जितने भी एग्जाम देखेंगे वहाँ पे आपको सेंटेंस मिलते हैं और एक पिक सेंटेंस करना होता है, करेक्ट, इनकरेक्ट, या फिर आपके क्या मत है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। आपके मत का वहाँ पर अर्थ इंडिविजुअल आपका मत नहीं है, किताब पढ़ने के बाद या हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ने के बाद में आपकी क्या धारणा बनती है, किताब के आधार पे आपको आंसर लिखना होता है। आपके मत का सीधा सा अर्थ ये नहीं है कि आपको अपना आंसर लिखना है, वहाँ पर किताब पढ़ने के बाद ऑप्शन में से आपकी क्या धारणा बनती है वो चूज करना होता है। तो जिस तरीके से समाज पर मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम धर्म का प्रभाव पड़ रहा था और धीरे धीरे जो है समाज एक अलग ही कल्चर में सांसें ले रहा था, समाज पर प्रभाव पड़ा तो सिंपल सी बात है साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आदिकाल की परिस्थितियों पर इस चीज का भी साफ साफ प्रभाव देखने को मिलता है। अभी जो सूफी मत धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसार रहा है, वही सूफी मत भक्ति काल के दौरान, भक्ति काल के समय में एक बलवती रूप धारण कर लेता है। कब से शुरू होता है? ये आदिकाल से शुरू होता है। आदिकाल में जितने भी आक्रमणकारी आए थे उनका आक्रमण करने का दूसरा जो कारण था वो धर्म का प्रचार प्रसार करना था, अपने धर्म को आगे लोगों तक बढ़ाना था। तो अपने साथ वो धर्म गुरु लेकर आए, धर्म शिक्षक लेकर आए और उनके मार्फत यहाँ की कहानियों को ढूंढा और यहाँ की कहानियों में अपनी बातों को, अपनी शिक्षाओं को, अपने पैगंबरों की शिक्षाओं को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया और उसका प्रचार प्रसार किया। उदाहरण के तौर पे आप सूफी मत का जो सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है जायसी की पद्मावत, उसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे जिन पर सूफियत साफ साफ दिखाई देती है। ज्योतिष, दर्शन, स्मृति आदि पर टीकाएं लिखी जाने लगी। और क्यों लिखी जाने लगी? कारण वही सबसे बड़ा धर्म का आपस में एक तरीके से ये द्वंद्व था। एक तरफ मुस्लिम धर्म अपने पैर पसार रहा था, दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म जो है, जो सनातन परंपरा थी, सनातन धर्म था, उस सनातन धर्म का एक संक्षिप्त रूप, उस सनातन धर्म का एक मॉडिफाइड रूप जो है अब धीरे धीरे बढ़ रहा था आगे। और वो धर्म क्या था? ब्राह्मण धर्म था। सनातन धर्म में और किसी चीज की इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा, इतनी ज्यादा जो है किसी मानवीय चरित्र की इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं थी। उसमें जो चरित्र थे वो देवीय चरित्र ज्यादा थे और उनके ही आख्यान और उनकी ही बातें ज्यादा हुआ करती थी। अब जो ब्राह्मण धर्म निर्मित किया जा रहा था, इसमें अवतारों को ज्यादा महत्व दिया गया और मोक्ष के अलग अलग तरीके ना, कि किस किस तरीकों से आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें मार्ग जो थे, सब मार्ग जाकर के एक ही जगह पर मिलते। प्राप्त करना मोक्ष है, सभी मार्ग जाकर कहाँ मिल रहे हैं? अलग अलग मार्ग। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दो, इससे आपको मोक्ष प्राप्त होगा। पशुओं के प्रति प्रेम भावना रखो, जीव जंतुओं के प्रति प्रेम भावना रखो, और तमाम तरीके की जितनी भी बातें थी वो बातें कहाँ तक ले जा रही थी? मोक्ष के द्वार तक ले जा रही थी। तो दो धर्म जो है आपस में एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे थे। सिद्ध, नाथ, जैन मुनियों, चारणों और भाटों का साहित्य इस समय में प्रचुर मात्रा में देखने को मिला। जैन मुनियों और सिद्धों नाथों का साहित्य जो था वो काफी ज्यादा संख्या में अपभ्रंश में था, लेकिन कुछ ऐसे सूत्र है जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक हिंदी निर्मित हो रही थी उसका भी साहित्य मिल जाता है। और इसी वजह से जैन और सिद्ध, इन दोनों की जो रचनाएं थी, इन दोनों की रचनाओं के कारण ही रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये सब इस आदिकाल को पर्टिकुलर इनके साहित्य के कारण एक अपना विशेष नाम देते हैं। चारणों और भाटों की रचनाओं का
प्रचलन था और एक विशेष प्रकार की जो साहित्यिक विधा क्या कह सकते हैं हम, शैली जो थी वो पनपी इस समय विशेष में, वो थी वीर गाथात्मक शैली। हर राजा जो है अपना आख्यान सुनना चाहता था, अपने पूर्वजों का आख्यान सुनना चाहता था, चारणों के माध्यम से और भाटों के माध्यम से। भाटों की अलग से कोई बहुत ज़्यादा रचनाएं नहीं मिलती है, बहुत कम और लिमिटेड रचनाएं भाटों द्वारा की गई। लेकिन भाट क्या करते थे, चारणों द्वारा जो रचनाएं लिखी जाती थी उनका गायन किया करते थे। ये युगल इसलिए साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, जाति युगल। ये दोनों लोग आपसी मेल जोल के कारण जो है साहित्य में अपना एक वर्चस्व बनाए हुए थे, इसलिए चारण भाट आपने साथ साथ सुना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि चारण और भाट एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, 3 बार इंटरव्यू में ये बात पूछी गई कि चारण और भाट में क्या अंतर है। मे बी ये वो जानना चाहते थे या वो ये जानना चाहते थे कि इसको पता है कि नहीं। तो आप भी अगर मान लो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं कहीं पर, तो इस चीज़ को क्लियर रखें दिमाग में। चारण और भाट 2 अलग अलग जातियां थी और ये दोनों जातियां युगल में इसलिए जानी जाती है क्योंकि इनके आपसी तालमेल के कारण जो है अपने साहित्य में ये लोग प्रवीण थे। चारणों ने ज़्यादातर वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं इस समय में लिखी। वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग करते हुए वीर गाथात्मक साहित्य की रचना की, दरबारी साहित्य की रचना की। और यही दरबारी साहित्य आगे चलकर, मैं फिर से बता रहा हूँ, यही दरबारी साहित्य आगे चलकर फिर से रीति काल में एक नए रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रीतिकालीन साहित्य बिल्कुल पृथक है। रीतिकालीन साहित्य के जो सूत्र है वो कहाँ से हैं, जो जड़ें हैं वो कहाँ से हैं, आदिकालीन वीर गाथात्मक साहित्य से। अगर सही ढंग से देखा जाए तो ये बात मैंने पहले बोल दी है, सही ढंग से देखा जाए तो इस समय का साहित्य न तो शुद्ध रूप से अपभ्रंश का साहित्य है और न ही शुद्ध रूप से हिंदी का साहित्य है। तो फिर कैसा साहित्य है? उत्तर मिलता है ये संधि काल का समय था और इस संधि काल के समय में अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का साहित्य था। अपभ्रंश भी कैसी? जो सबसे बिगड़ा हुआ रूप था अपभ्रंश का, जो सबसे ज्यादा लौकिक रूप था अपभ्रंश का, जिसकी व्याकरण नहीं मिलती है। और हिंदी कैसी? जो अभी तक ठीक ढंग से स्थापित नहीं हो पाई थी, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बोलियों के रूप में प्रयुक्त हो रही थी, उसी को हिंदी के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्लियर? ये चीज ध्यान में रखें। आदिकालीन जो साहित्य है वो अधिकांशतः अपभ्रंश का साहित्य है। अपभ्रंश कैसी? जो धीरे धीरे हिंदी बन रही थी, हिंदी की बोलियों के रूप में परिवर्तित हो रही थी। और हिंदी कौन सी है जो उस समय विशेष में लिखी गई? वो हिंदी वही है जो बोलियों की तरह इस्तेमाल हो रही थी। मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि संधि काल के इस समय में अधिकांश साहित्य जो है बोलियों का साहित्य है। और बोलियों का साहित्य जो होता है वो उतना ज़्यादा प्रगाढ़ नहीं होता, या कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा प्रसिद्धियों को प्राप्त नहीं करता है। वजह क्या होती है कि उसका जो पाठक वर्ग होता है वो सीमित होता है। लिमिटेड पाठक वर्ग होने की वजह से वो साहित्य इतना ज़्यादा जो है प्रचारित नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा प्रसारित नहीं होता है। लेकिन फिर भी अद्भुत छंद योजना, अलंकार योजना के कारण इस समय का साहित्य जो है समझ में भले ही न आए, लेकिन प्रचारित भी हुआ, प्रसारित भी हुआ। किसी भी भाषा का एक मानक रूप देखने को इस समय में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भाषा के स्थापित होने का और एक भाषा के उखड़ने का समय था। अपभ्रंश धीरे धीरे उखड़ रही थी और उसकी जगह एक नई भाषा बोलियों के रूप में धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, धीरे धीरे बन रही थी। इसलिए हर रचनाकार जो जहां रहता था, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी बोलियों के हिसाब से एक नई भाषा का निर्माण करने की कोशिश कर रहा था और अपनी उस बोली को एक भाषा की तरह देखते हुए वो जो है साहित्य रचना किया करता था। संभवतः इसी कारण आदिकाल में हमें एक भाषा के विविध रूप देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश के इस समय में, इससे पहले का जो अपभ्रंश साहित्य है उसकी लगभग एक जैसी भाषा मिलती है। लेकिन ये जो समय है आदिकालीन अपभ्रंश का, इस समय में अपभ्रंश के अनेकानेक रूप मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी आपको एक रचना का उदाहरण दूंगा। मारवाड़ रियासत
और बीकानेर रियासत में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो बीकानेर रियासत में नागौर एक कस्बा था जो अब डिस्ट्रिक्ट बन गया राजस्थान का। इन दोनों रियासतों के बीच कोई अंतर नहीं है बड़ा, और दोनों जगह एक ही वंश की सत्ता थी, और दोनों की भाषा भी लगभग लगभग एक जैसी है, लेकिन दोनों अपभ्रंश के अलग अलग रूपों का प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए बीकानेर के पृथ्वीराज की जो रचना है, पृथ्वीराज राठौड़, जिसको डिंगल का हैरोंस कहते हैं, हैरोंस एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा कवि था, डिंगल का हैरोंस पृथ्वीराज राठौड़ जो है, उसकी रचना वैली कृष्ण रुक्मणीरी, वो एक अलग अपभ्रंश के रूप में लिखी गई, अलग अपभ्रंश का इस्तेमाल करते हुए लिखी गई। और इधर दूसरी तरफ राजा मानसिंह के कविताओं का, राजा मानसिंह की रचनाओं का, उनके भजन और उनकी वाणियों का जो संकलन आता है वो एक अलग तरह की अपभ्रंश में आता है। दोनों के बीच बामुश्किल अगर उनके राजधानियों को देखा जाए तो तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर का अंतर होगा, है ना। दोनों की उत्पत्ति एक ही वंश से होती है, दोनों राजघरानों की, लेकिन फिर भी भाषा के तौर पे इतना अंतर है। और राज्य की परिधियों को देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को मिलती है, फिर भी इतना अंतर देखने को मिलता है। यानी कि अपभ्रंश के आदिकाल के इस समय में हर रचनाकार जो अभी तक अपभ्रंश का था, अब वो अपनी अपनी बोलियों का इस्तेमाल साहित्य लेखन के लिए कर रहा था।